नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसी की हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं जो आपको एग्जाम में काम आए। ठीक है, तो द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो संडे का दिन होता है वहां पे साइंस इन टेक के जो पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंस जितने भी न्यूज और अपडेट्स आती है वो इम्पोर्टेंस होती है उसकी डिस्कशन करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नहीं है उनके लिए यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com पे जाके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको एग्जाम में उपयोगी रहेगी। और आज जैसे काफी सारे टॉपिक है, बराबर, आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो कोरोना वायरस के टेस्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पॉल्यूशन से भी जुड़े हुए टॉपिक है और एक जियोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पूरा देखिएगा ताकि जितने भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी वैल्यू की। ठीक है, सिटी वैल्यू क्या है उसकी डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ में जो आरटीपीसीआर है उसकी भी डिस्कशन कर लेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट नए हैं जिनको ये आरटीपीसीआर क्या है, सिटी वैल्यू क्या है, वो दोनों कवर हो जाए। तो सबसे पहले समझ लीजिए सिटी वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है। तो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू फुल फॉर्म है। अभी इसमें दो भाग कर देते हैं समझने में आसानी हो जाए। जैसे आपको एक चीज तो पता होगी वो है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी आपको जैसे पता होगा कि भाई पानी 100 अंश सेल्सियस पे पहुंचेगा तब उबलेगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रहता है 100 अंश सेल्सियस। उससे 99 अंश सेल्सियस पे भी वो बॉइल होना शुरू होगा नहीं, ऐसा। दूसरी चीज, जैसे आपको किसी को बोल दे कि भाई 2019 का यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ कितना था, 2018 का प्रीलिम्स कट ऑफ कितना था, तो कट ऑफ यानी क्या हुआ कि भाई एक रेंज, एक मार्क्स की रेंज जिसके ऊपर जितने स्टूडेंट आए हैं वो सभी पास है और बाकी सभी अगले साल प्रिपरेशन करेंगे। तो वो जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ को हम रेगुलर भाषा में, आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो क्या है, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि भाई जिसके ऊपर जो है वो पास है, जिसके नीचे है उसको फेल है, उसको फिर से ट्राई देना रहेगा। तो ये सारा आएगा किस में, ये आएगा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसके अंदर कि भाई जिसके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यदि वो फुलफिल होता है तो थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अब इसको जोड़ लेते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसका कनेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरल लोड। अब वायरल लोड क्या है वो भी समझा देता हूँ। आपको पता होगा कि भाई जो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए स्वेब टेस्ट किया जाता है। स्वेब लेने के लिए जो भी पेशेंट को कोरोना इन्फेक्शन हो गया है या तो उसमें कोरोना टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसके मुंह से या नाक से हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। उस सैंपलिंग के अंदर जितना भी वायरल कंटेंट होगा उसको कहते हैं वायरल लोड। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई जो भी टेस्ट है, ठीक है, आरटीपीसीआर में जो भी टेस्ट की जाएगी उसकी चेकिंग करने के लिए, तो उसके अंदर जितना भी सैंपल आया है, ठीक है, वो उसमें वायरल लोड कितना है, उसमें वायरल लोड कितना है सैंपल टेस्ट के अंदर। तो मान लो कि वो जितना टेस्ट के लिए चाहिए इतना है तो ठीक है, लेकिन टेस्ट के लिए चाहिए उससे कम है तो क्या करना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ताकि टेस्ट के अंदर जितना चाहिए वो इतना हो जाए। अभी यहाँ पे बताया गया है जो वैल्यू है वो है 23, ठीक है, 23। आप देख सकते हैं वैल्यू है 23। वैल्यू कितनी है ये पूछेंगे नहीं आपसे, सीधा सीधा यदि प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मेंस में आने का चांसेस कम है लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया और आपको पूछ ले कि भाई जो सिटी वैल्यूज है, ठीक है, जो शब्द अपने वर्तमान प्रवाहों में काफी बार चर्चा में रहा है, तो सिटी वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है आरटीपीसीआर, तो उसमें सैंपल में हम जो लेते हैं वायरल लोड में, तो वो वायरल लोड के लिए जो कोरोना वायरस का टेस्ट होगा उसका सिटी वैल्यू है 23। यदि इससे कम है या तो इससे ज्यादा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
जिससे क्या हो कि भाई टेस्ट करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो। ये समझाने के लिए मैं आपको बेसिक इमेज से आपको समझा देता हूँ, जिसमें आरटीपीसीआर दोनों आ जाएंगे, और अभी अपने जो इससे पहले के अपडेट्स है कोरोना वायरस के, जो हम कंटिन्यू संडे सेशन में साइंस के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो भी आ जाएगा। तो सभी एक साथ समझ लेते हैं ताकि कवर हो जाए। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे ये है कोरोना वायरस, आप देख सकते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस, उसका भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि जो भी बच्चों ने ये भी सेशन छूट गया उसको भी रिवीजन हो जाए। ये कोरोना वायरस है, ये उसके ऊपर है स्पाइक प्रोटीन, बराबर, इसको हम एस प्रोटीन कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन। इसी के वजह से जो एक कोरोना वायरस है उसके ऊपर क्राउन स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है, नाम जो फैमिली देते हैं उस हिसाब से। अभी ये जो वायरस है, ये वायरस है आरएनए बेस, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले आरएनए निकाल देंगे, ठीक है। अभी आरएनए निकाल लेंगे तो उसका क्या करेंगे, उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, डीएनए में से जो हम आरएनए बनाते हैं उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। रिपीट कर रहा हूँ, आसान है समझने में, समझिएगा सारे टर्म। अभी हम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए, कि जो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो डीएनए हम बनाते हैं उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ये आरएनए है, ठीक है, आरएनए में से हम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, ये सेकंड स्टेज है। दूसरा, अभी जैसे ही डीएनए बन जाएगा, फिर डीएनए का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किससे, पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा, ताकि इसका टेस्ट परफॉर्म किया जाए, किसमें, जो ये हमारा आरटीपीसीआर है उसमें। तो ये टेस्ट करने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, तो जितनी साइकिल होगी साइकिल को हम क्या कहेंगे भाई, सीटी वैल्यू, यानी जो पहला सैंपल लिया जिसमें वायरस लोड होता है, ठीक है, ये वायरस का जो लोड होता है, मान लो कि वो जितना चाहिए उतना है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उतना नहीं है तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो जितनी बार हम करें इतनी साइकिल, ठीक है, इसको कहते हैं सीटी वैल्यू। और ये पूरा आरटीपीसीआर है जिसके द्वारा फाइनली पता चलेगा फ्लोरोसन के द्वारा, ये टर्म इसमें भी दिया गया है, फ्लोरोसन टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाएगा कि पता चलेगा कि भाई ये जो भी सैंपल लिया है उसमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कोरोना वायरस अवेलेबल है कि नहीं है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो आरटीपीसीआर की, उसकी भी हमने डिस्कशन की है, फिर रैपिड टेस्ट की भी हमने डिस्कशन की है, जो स्वैब कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें किसी सैंपलिंग में सलाइवा लेना होता है तो किसी सैंपल में स्वैब लेना होता है, सारी हमने ऑलरेडी डिस्कशन की रखी हुई है, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट है उसके लिए रिवीजन हो जाए, इसलिए हमने इसको फिर से रिवाइज किया, ताकि उन बच्चों के लिए भी रिवीजन हो जाए जिन्होंने पहले जो भी साइंस इनटेक के जो थे, ठीक है, वो कवर ना किए हो। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से, वो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा साइंस बैकग्राउंड से कितने स्टूडेंट हैं, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो भी कमेंट कीजिएगा, आप कॉमर्स फील्ड से है या आर्ट्स स्ट्रीम से है, ठीक है, तो पता चलेगा, तो पता चले कि वैसे साइंस के मैं क्या करता हूँ, जितना जरूरी होता है इतनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। इसमें हमने को कोई एमबीबीएस का एग्जाम निकालना नहीं है कि भाई आपको ये पूरे सारे स्टेज पता हो, आपको मेन टर्मिनोलॉजी जो रहती है वही पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप में से जितने भी साइंस बैकग्राउंड से वो वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और जितने भी कॉमर्स से आर्ट्स स्ट्रीम से वो भी कमेंट कीजिएगा, तो पता चलेगा कौन से स्टूडेंट कौन से स्ट्रीम से है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात की गई है पोल्यूशन से भी, कि भाई मान लो कि ज्यादा पोल्यूशन हवा में बढ़ जाए तो जो मधुमक्खियां होती है उसकी जीवन है, ठीक है, उसको क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसके मरने के चांसेस है, और उसकी पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी तो ये जो फ्लावर विजिटेशन है, ठीक है, जिससे आपको पता होगा कि भाई जो भी पुष्प रहेंगे, ठीक है, जो भी फूल रहेंगे, तो उसमें से परागरज वो एक फूल से दूसरे फूल पे क्या करते, ट्रांसफर करते, कैरी करते, तो ये सारा रुक जाएगा, इसी यहाँ पे बात की गई है। अपडेटेड है, ये नॉर्मल है, जो साइंस बैकग्राउंड बायोलॉजी की अपनी एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, या तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तब भी आपको पता होगा कि भाई जो फूलों की परागरज होती है वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, तब जाके उसमें क्या होता है, उसके जो फल है वो बनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। फिर काफी सारी इंफॉर्मेशन है उसकी भी डिस्कशन कर ले जाए। सबसे पहले दिया गया है मायोकार्डियल इंफेक्शन के लिए, जो हार्ट अटैक का कारण है उसके लिए,
तो उसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन इतने आएंगे नहीं हार्ड बेस पे, ठीक है, क्योंकि हम कोई साइंस का एग्जाम या एमबीबीएस का एग्जाम देने नहीं बैठे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज आई तो ये कोलेजन 5 प्रोटीन है वो आपको याद रखना है, जो मसल्स को क्या करता है, इकट्ठा रख के कार्य करता है, ठीक है, उसका रोल इसमें ज्यादा ऐसा बताया गया है। दूसरी चीज बताई गई है यहाँ पे, सुबह टाइम से उठने में मेल और फीमेल जेंडर के लिए कंपेरेटिवली डेटा यहाँ पे बताया गया है। कहना क्या चाहते हैं वो समझ लीजिए। एक डेटा है कि भाई सुबह 6, ये जो सुबह के 6 बजे, ये शाम के 6 नहीं बजे, ठीक है, याद रखिएगा, घड़ी भी इसलिए दिखाई गई है। भाई सुबह के 6 बजे की बात करें तो जो फीमेल रहेंगी, ठीक है, जो फीमेल जेंडर रहेगी वो टाइम से एक्यूरेट उसी टाइम पे उठ जाएगी, जिनका ये वेकअप कॉल होगा वो सही होगा कंपेरेटिवली मेल जो पुरुष है उसके कंपैरिजन में। तो ये चीज तो आपको पता ही होगी। दूसरी कि काफी ऐसे सूर्यवंशी रहेंगे जो कि सुबह 11 बजे या 10 बजे उठते होंगे, ठीक है, इससे सूर्यवंशियों के लिए खास है सुबह टाइम से उठ के तैयार होकर अपने कार्य पे लग जाओ। और मैं काफी सारी अपने मोटिवेशन सेशन में बताता हूँ कि भाई जितनी प्रोडक्टिव काम आप सुबह 5 से लेके 9 में कर सकते हो, उतने ही काम सुबह 9 से लेके दोपहर के 5 तक कर सकते नहीं हो। तो इस बात को खास याद रखिएगा, ठीक है। कभी समय रहा तो मेरे वो लाइव सेमिनार का सेशन जो रहेगा उसका भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको वैल्यू पता चलेगी एक सुबह क्यों पढ़ना चाहिए, उससे प्रोडक्टिविटी पे कितना असर होता है, वो भी हम डिस्कशन आपसे कर लेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और लाइफ के लिए भी, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जो भी बच्चे हैं, मैं तो चाहता हूँ आप सभी पास हो जाए, लेकिन जो बच्चे पास ना हो सके उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उनके लिए अभी यहाँ से आगे डिस्कशन करते हैं। ये है जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जो पोल्यूटेड एयर जो लेते हैं, ठीक है, उससे सिर्फ हमारे जो फेफड़े रहते हैं उसी में इंफेक्शन नहीं होता है या उसी में प्रॉब्लम नहीं होता है, उसी से हमने रेस्पिरेटरी जो डिसीज होते हैं वही नहीं होता है, ब्रेन में भी हो सकता है, ठीक है। हम ज्यादा पोल्यूटेड एयर अगर हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह ऐसे पोल्यूशन वाले जो कंटेंट है उनको हम लेते हैं, तो हमारे ब्रेन में एमोलेट डिपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि अल्जाइमर जैसे डिजीज होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को अल्जाइमर डिजीज नहीं पता है वो अपने पूरे सेशन भी देख सकते, पुराने सेशन देख सकते हैं, इसमें इसकी इन डिटेल डिस्कशन की है। वैसे तो नॉर्मली है, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा अल्जाइमर डिजीज क्या है, ब्रेन डिजीज है, और इसकी बार बार डिस्कशन होती है, ठीक है, क्योंकि इसके चांस बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने जैसे एक और ही टॉपिक डिस्कस किया था आपसे कि भाई जो मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि भाई ब्रेन डिसीज होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया भी हमने डिस्कस किया था, अल्जाइमर भी डिस्कस किया था, ठीक है। एंजाइटी बेस्ड तो आपको पता ही होगा कि भाई बच्चों को जो एग्जाम का प्रेशर रहता है, फिर लाइफ के जो करियर का प्रेशर रहता है, तो ऐसे स्ट्रेस की वजह से उनको एंजाइटी भी होती है, ठीक है। तो ये सारे ब्रेन डिजीज बढ़ने का कारण है। तो उसमें बताया गया है कि जो भी पोल्यूटेड एयर लेते हैं, तो ये टेस्ट किया गया था, टेस्ट में क्या मिला था कि भाई ब्रेन टिश्यू में एमोलॉइड डिपोजिट भी मिले हैं, फिर न्यूक्लियोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स भी मिले हैं और प्लेटलेट भी मिले हैं, ठीक है। इतने सारे टर्म याद ना रहे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन याद रखना है कि भाई पोल्यूटेड एयर लेने से ब्रेन के टिश्यू में डैमेज हो सकता है और उससे ब्रेन डिसीज भी हो सकते हैं, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया है कंपेरेटिव दी गई है, एक ऐसा इंसान कि जो स्मोकिंग नहीं करता है और दूसरा इंसान कि जो स्मोकिंग करता है, तो जो स्मोकिंग करता है उसमें कोरोना वायरस का जो स्प्रेडिंग है वो बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण है ACE2 रिसेप्टर, तो ये भी हमने कोरोना वायरस में देखा ही था, फिर भी इसकी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो समझिए ACE2 क्या है, रिसेप्टर है, उसकी भी मैं आपको बात कर लेता हूँ वो क्या है। तो ये आप यही फिगर में मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। तो ये है अपना कोरोना वायरस और ये है उसके स्पाइक प्रोटीन, बराबर, जो कोरोना वायरस की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा समझ लीजिए, ऐसा अपना नॉर्मल अपना बॉडी सेल ऐसा रहेगा, ये अपना बॉडी का सेल है छोटू सा, ठीक है। इसमें आपको पता होगा जो न्यूक्लियस रहेगा, अपने सेल स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। तो इसके ऊपर ये रिसेप्टर होगा, ACE2 रिसेप्टर, उसका फुल फॉर्म भी अभी हम देख लेंगे। तो ये क्या रहेगा, ये यदि एक्टिव है, ठीक है, ये यदि एक्टिव है तो इसके बीच में क्या होगा, कनेक्शन बन जाएगा, और ये कोरोना वायरस है वो जो ब्लड है वहां से सेल के अंदर
चला जाएगा और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बहुत सारे कोरोना वायरस के सेल बन जाएंगे और फिर ये सेल जैसे ही खत्म होगा फिर वो दूसरे सेल को इन्फेक्शन देना पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये जो भी स्मोकिंग करता है तो उसमें ये जो रिसेप्टर है इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं तो आपको पता चल जाए फुल फॉर्म क्या है इसका। फुल फॉर्म ये पूरा है एंटीजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ठीक है, ACE2 का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये कंटिन्यूस ही है। ठीक है, आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 याद ही रखना है। तो नॉर्मल अगर हम बॉडी का सेल गिने तो ये रिसेप्टर एक्टिव नहीं होते और कोरोना वायरस के बाइंडिंग के लिए इसका एक्टिव होना जरूरी है। तो जो भी इंसान स्मोकिंग करता है तो उसमें ये जो ACE2 रिसेप्टर है वो एक्टिव रहता है, ताकि क्या होता है कि भाई जो कोरोना वायरस है उसके साथ बॉन्डिंग बना के जो अपने सेल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा और सेल का सारा जितना भी कंटेंट है, ठीक है, प्लाज्मा है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सब खा पी के वो अपने क्या पॉपुलेशन बढ़ाने लगेगा। तो जो बॉडी में कोरोना वायरस की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, जिससे अपने को फिर कोरोना डिसीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया यही गया है कि भाई जो स्मोकिंग नहीं करते तो उसमें वो एक्टिव होता नहीं है, तो बाइंडिंग होने में भी देरी लगती है। लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें बाइंडिंग होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम की डिस्कशन यहाँ पे इन डिटेल की गई है। अभी समझ लीजिए बारी बारी से। अपने यहाँ पे कहा क्या गया है कि भाई जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उनमें कोरोना वायरस जो बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, तो हाईजैकिंग जो प्रोटीन्स होते हैं सरफेस ऑफ healthy cell, particularly ACE2 receptor. So cigarette can increase the activity of genes with information for binding ACE2. ठीक है, आप देख सकते हैं जो बाइंडिंग है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि ये बाइंडिंग नहीं होता है, हमने ये देखा था एंटीबॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट था वहां पे कि यदि ये बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, तो इसका इन्फेक्शन बढ़ नहीं सकता है और अनबाइंड रहेगा तो अपने जो बॉडी के सेल होंगे वो उसको किल भी कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है कि जो स्मोकिंग करता है उसमें क्या हो जाता है, ये बाइंडिंग है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग स्मोकिंग करते हैं उसको उसके लिए प्रॉब्लम है, और जिसको इन्फेक्शन हो गया है और वो स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग क्या बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस का क्या स्प्रेडिंग बढ़ सकता है। तो ये जिनको अपने जीवन का मूल्य नहीं है, ठीक है, उसको समझाना मुश्किल है। अगर आप भी स्मोकिंग करते हो आप में से कोई तो बंद कर देना। ठीक है, ऐसे होता नहीं है ज्यादातर, लेकिन करते भी है कि भाई बहुत स्ट्रेस हो जाए, जैसे प्रोपोगेंडा है कि भाई पढ़ने से या किसी भी कारणवश रिजल्ट में प्रीलिम्स नहीं निकली या मेंस नहीं निकली या इंटरव्यू में रुक गए, तो प्रेशर हैंडल करने के लिए चाय तो पीना ठीक है, सिगरेट भी पीनी पड़ती है। तो आप ऐसी चीजों में ना पड़े। ठीक है, तो पीता हो तो छोड़ देना, कोई अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है आप एक गिलास दूध पी लो, ठीक है, या तो आप कोई भी फ्रूट खा लो, उसी पे से करो, लेकिन स्मोकिंग ना करो। इससे आपके लंग्स, और लंग्स के साथ अभी भी इसमें काफी सारे अपडेट्स आएंगे, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बाकी सारे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं स्मोकिंग के। स्मोकिंग आपको हर एक चीज में पीने और स्मोक करने के लिए मना किया जाता है, उसका कारण ही यही है क्योंकि वो सीएनएस पे काफी इम्पैक्ट डालता है। अभी ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है अपना जियोग्राफी बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। देखिए इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन की डिस्कशन की गई है, तो मैं आपको इन जनरल इंफॉर्मेशन बता दूंगा ताकि आपको स्टोरी की तरह ना लिखे। महत्वपूर्ण चीजें ये है, यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई अफ्रीकन सहारा जो डेजर्ट है, ठीक है, उसके वजह से एशिया में क्या हुआ है, ड्रॉट की सामना करना पड़ता है। रीजन कौन से है, तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। ठीक है, आपने मैप में देखे होंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और बताया क्या जा रहा है, स्टोरी की तरह बताया गया है कि आज से 4000 से 5000 साल पहले जो ये सहारा था, ठीक है, वो ग्रीन सहारा था, यानी वहां पे क्या था, जंगल एरिया था। फिर क्या हुआ, वहां पे सूखा पड़ा, ठीक है, उस सूखे को क्या बोला है, मेगाड्रोट्स। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो सहारा का जो जंगल था वो रेगिस्तान हो गया। तो रेगिस्तान में आपको पता होगा, रेगिस्तान में रेत ज्यादा होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई रेगिस्तान में रेत थी, ये पहले की कंडीशन थी जब वहां पे ग्रीनरी थी। ठीक है, वहां पे पेड़ पौधे थे। उसके बाद की कंडीशन कि जब वहां पे मेगाड्रॉट पड़ा और ये सारा रेगिस्तान हो गया। ठीक है, ये पूरा रेगिस्तान है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या रहेगी, धूल रहेगी, ठीक है, रेत रहेगी। अब यहाँ से हवा चली चली चली, देखो चली चली,
यहाँ पे सहारा की हवा चली, तो हवा के साथ आपको पता होगा अगर जोर से हवा हवा चल रही है, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास भी अगर ज्यादा तेज हवा चलती है तो अपने साथ वो धूल मिट्टी लेके उठती है। तो रेगिस्तान से हवा निकल रही तो यहाँ से क्या लेके निकलेगी, यहाँ से वो निकलेगी रेत लेके, ठीक है। तो रेत वहां पे सहारा तक ही नहीं रुकेगी, आगे भी बढ़ेगी। तो क्या होगा वहां, यहाँ पे मान लीजिए वाटर बॉडी है, ये आप मान लीजिए यहाँ पे नीचे क्या है, वाटर बॉडी, वहां पे जो ओशन है, महासागर है, ठीक है ये। और ये रेत यहाँ से उठते उठते ये पूरा एक एरिया बन गया है रेत का। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो पहले जो किरणें थे, ठीक है, सूर्य की जो किरणें थे वो सीधे सीधे यहाँ पे गिर रही थी, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे किरणें गिर रही थी। तो उससे क्या हुआ, जो यहाँ तक पहुंच रही थी पहले कंडीशन में जबकि रेत नहीं था, तब यहाँ तक पहुंच रही थी, वो भी रेत की वजह से यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हवा में गर्मियां बढ़ती रहती है। तो इसके वजह से अभी हुआ क्या है कि भाई जो ये किरणें पहले यहाँ पे ओशन पे गिरती थी, अभी वो रेत की वजह से ओशन पे गिरती नहीं है, तो उसका जो ओशन का टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है। तो वहां पे क्या नहीं होते, वहां पे इवोपोरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे बादल नहीं बनते। अब बादल नहीं बनते हैं तो बारिश नहीं होगी, कहाँ पे नहीं होगी, तो इस रीजन में जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सूखा पड़ा, ठीक है। क्यों पड़ा, क्योंकि जो सहारा की जो रेत थी, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ी हवा के साथ, और उन्होंने क्या कर दिया, पूरा लेयर जैसा बना दिया, जिससे जो सूरज की किरणें थे वो पानी के ऊपर जो गिरती थी वो ना गिरी, और इसकी वजह से बादल ना बने, और बादल ना बनने की वजह से बारिश नहीं हुई। तो ये जियोग्राफी की काफी सारी इंफॉर्मेशन है। अभी समझ लीजिए, पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, फिर इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे इंडियन ओशन की और बाकी सारे ओशन की भी बात की गई है। तो ये ज्यादातर थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। अल नीनो के साथ, अल नीनो भी आपने पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी पढ़ी है तब भी आ गया होगा, और बाकी भी आपको अल नीनो वाली कंडीशन पता होगी। अगर अल नीनो है, ठीक है, तो बारिश कम होती है। इस साल है कि नहीं है वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। याद रखिए, करंट का जैसे मैंने आपको काफी बार बताया है कि करंट से जुड़े जितने भी अपडेट्स होते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने के चांस बार बार बढ़ जाते हैं। अब आपने जियोग्राफी के सारे टॉपिक कर लिए होंगे, बराबर, बुक डीसी लियोंग पढ़ ली, एनसीईआरटी 5-6 बार पढ़ ली, एक दूसरा कोई बुक से जो बाकी मित्रों ने भी बताया वो भी पढ़ लिया, कोचिंग का भी जो मटेरियल है वो पढ़ लिया, रैंकर की जो नोट्स थी वो पढ़ ली। लेकिन करंट अफेयर की जो एक थ्योरी दी गई है, ठीक है, जो आज के करंट अफेयर में ये थ्योरी दी गई, ये थियरी नहीं पढ़ी है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि यूपीएससी के जो पेपर सेट करते हैं एक्सपर्ट, वो भी देखते हैं कि भाई ऐसी नई कौन सी चीज है जो अपडेट्स में आई है और जो न्यू रिसर्च है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लो ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे बिना चेंज किए आपको रख दे, ठीक है, आपको समझने में तकलीफ होगी कि भाई अफ्रीकन जो है, ठीक है, अफ्रीकन से एशियन कंट्री में ड्रॉट कैसे हो सकता है, ये तो भाई आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं होता है, आपने करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए आपको आउट ऑफ द सिलेबस लगता है। क्योंकि ये न्यूज जैसे बाकी सारी मैंने न्यूज बताई, तो साइंस बैकग्राउंड के लिए वो इंपॉर्टेंस न्यूज रहती है, लेकिन जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन में मैं कहना क्या चाहता। तो उसी प्रकार से ये बेस है जियोग्राफी के करंट अफेयर से, ठीक है। डॉट वाली कंडीशन भी अपने को पता है, फिर जो अफ्रीकन सहारा डेजर्ट है वो भी पता है, ठीक है। प्रिपरेशन याद रखिए कैसे करते हैं, अफ्रीकन रीजन के जो डेजर्ट है उसकी बात आई, तो टॉप 5 डेजर्ट कौन से वो आपको पता होने चाहिए, कौन सी जगह पे है, उसका आपको वर्ल्ड मैप एटलस के अंदर पता होना चाहिए। ऐसे प्रिपरेशन करते हैं ताकि यही कॉन्सेप्ट अगर दूसरी तरीके से भी पूछा जाए, तो मान लो कि बहुत बड़ा रीजन हो गया कि भाई अफ्रीकन रीजन, और उसके बाद जो साउथ एशियन रीजन है, ठीक है, इंडिया से आगे वहां पे बात होगी। लेकिन आपको मान ले सहारा के अगल बगल में भी पूछ ले, ठीक है, तो आपके लिए जवाब बनाना मुश्किल हो जाएगा यदि आपने करंट का प्रिपरेशन नहीं किया। तो फिर से रिपीट कर लेता हूँ सारी इंफॉर्मेशन, बारी बारी से समझ जाएगा कि भाई पहले क्या था, 4000 से 5000 साल पहले जो सहारा है वो क्या था, वो पूरा फॉरेस्ट एरिया था, वहां पे पेड़ पौधे सब था, ठीक है। फिर क्या हुआ, वहां पड़ा मेगा ड्रॉट्स पड़ा, तो क्या हो गया, वहां पे हो गया डेजर्ट, ठीक है। ये डेजर्ट है, आप देख सकते हैं ये डेजर्ट है। अब डेजर्ट में क्या हुआ, तेज हवा चली, तो हवा चलने की वजह से क्या हुआ, जो रेत थी वो हवा के साथ आगे बढ़ी, ये था ओशियन रीजन। तो पहले क्या होता था, जब ये यहाँ पे डेजर्ट नहीं था तो तब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती थी, और यहाँ पे बादल का यहाँ पे इवोपरेशन होता था पानी का,
और बादल बनते थे और बादल की वजह से बारिश होती थी। कहाँ पे? एशियन रीजन में। तो जो ये रेत थी, तो उसने एक हवा में लेयर बना दिया कि भाई जिससे जो जो किरणें थे, ठीक है, सूरज की जो किरणें थे वो अब ओशन पे पड़ना बंद हो गया, तो इसकी वजह से बादल का फॉर्मेशन रुक गया और इसी वजह से बादल ना बनने की वजह से वहां पे जो बारिश होती थी वो ना हो सकी और वहां पे सूखा हुआ। ठीक है, तो ये सारी जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई चीजें है जो आपको पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ पता चल गया होगा, ना पता चला हो, ठीक है, तो एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना पता चले तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या तो इस लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ पे कंट्रीज बताई है और बाकी मैंने बताया कि भाई टॉप 5 डेजर्ट, ठीक है, रण प्रदेश कौन से हैं टॉप 5, वो आपको मैप में पता होने चाहिए, तो वो भी आपको देखना है वर्ल्ड एटलस के अंदर, वो जियोग्राफी का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इन डिटेल, ठीक है, तो वो मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और बाकी सारे बच्चों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा ताकि उनकी भी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और यदि आप नए हैं, सिर्फ डेली करंट अफेयर एनालिसिस के लेक्चर देखते हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, जिससे आपका कभी भी लाइव सेशन होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, तो मैंने कर ली है। तो ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस, और मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी हम स्ट्रेटेजी डिस्कशन करते हैं, तो वो भी लेक्चर बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। जीएस पेपर 3 की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इस सेशन को खत्म करते हैं और आज बाकी का सेशन आपको मिलेगा। जय हिंद,